हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंजार आईएएस जोन में। आज हम डिस्कशन करेंगे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स 2025 इकोनॉमिक्स के सेक्शन से जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। और ये बुकलेट जो है ये है, आइए देखते हैं जरा प्रश्नों को। बुकलेट ए है, इसी वजह से आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जो है फर्स्ट में मिलेगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बॉन्ड, सेकंड है प्रतिरक्षा निधियां यानी हेज फंड्स, थर्ड है स्टॉक, फोर्थ है जोखिम पूंजी। तो आपको देखना पूछ क्या रहा है। उपयुक्त में से कितनों को वैकल्पिक निवेश निधि माना जाता है? तो कितनों को माना जाता है? तो देखिए बॉन्ड और स्टॉक ये कैपिटल मार्केट का हिस्सा है, तो ये प्रतिरक्षा निधियां और जोखिम पूंजी ये दोनों होंगे। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो बी होगा, है ना। सेकंड देखते हैं क्या पूछा है। सेकंड में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन कौन से भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की आय के स्रोत हैं? फर्स्ट क्या है कि सरकारी बॉन्डों का क्रय और विक्रय, बिल्कुल होगा, राइट है। विदेशी मुद्रा का क्रय और इन फॉरेन करेंसी का है मुद्रा का क्रय और विक्रय, ये भी होगा। थर्ड क्या है कि पेंशन निधि प्रबंधन। अब देखिए पेंशन निधि प्रबंधन ये होगा ही नहीं। अगर आपको इस तरह से एलिमिनेट भी करके देखिए, जहां जहां थर्ड आपको मिला उसको एलिमिनेट कीजिए। देखिए थर्ड कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको, बी में भी एलिमिनेट हो गया। अब देखिए सी भी एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन 1 और 2 क्या है था, सही था। अब फोर्थ को भी देखेंगे, निजी कंपनियों को ऋण न देना, बिल्कुल ये भी नहीं होगा, है ना, ये भी एलिमिनेट हो गया। 5 में क्या, करेंसी नोटों का मुद्रण और वितरण, बिल्कुल ये होगा। तो आप देखिए 1, 2 और 5, ऑप्शन नंबर डी, है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। भारत सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार कीजिए, है ना। संगठन, इस संगठन के कुछ कार्य, यह संगठन किसके अधीन कार्य करता है? तो पहला पूछा है प्रवर्तन निदेशालय पूछा है, ईडी के बारे में पूछा है, प्रवर्तन निदेशालय। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के प्रवर्तन के बारे में पूछा है, तो ये जो है ये इसके अधीन है, राजस्व वित्त विभाग के मंत्रालय के अंतर्गत है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड देखिए क्या पूछा है सेकंड, ये राजस्व असूचना निदेशालय, बिल्कुल ये राइट है, राजस्व विभाग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और जो थर्ड है प्रणाली आंकड़ों सिस्टम एंड डेटा प्रबंधन महानिदेशालय, बिल्कुल राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। तो उपयुक्त में से कितनी पंक्तियां में सूचना सही सुमेलित है, ये पूछा है ना, थर्ड नंबर का। तो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है यह देखते हैं। प्रथम है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सभी सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट, है ना, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश देता है। तो ये इसका काम नहीं है, किसका काम है, मैंने बताया था आपको, ये सेबी का काम है ना। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है कि भारत में व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली कोई कंपनी इस रिपोर्ट में उनका प्रकटन करती है ना, जो मुख्यतः गैर वित्तीय स्वरूप है। तो इसका सेकंड क्या होगा, ऑप्शन इज द राइट। तो फोर्थ नंबर का आंसर क्या होगा, बी होगा। आइए फिफ्थ में क्या पूछा गया है देखते हैं। फिफ्थ में क्या पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 क्या है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट पालन और ऊन उत्पादन जैसे संवर्गीय कृषि कार्यकलाप को प्राप्त आय को किसी भी कर से छूट प्राप्त है, तो ये पूछा गया है ना। तो ये किसी भी कर से छूट है ये पूछ रहा है, तो क्या होगा, ये गलत है, छूट नहीं है पालन को। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि भारत में आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अधीन ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत परिसंपत्तियां नहीं माना जाता है, बिल्कुल ये राइट है आपका जो है सेकंड
ये राइट है। तो आंसर क्या होगा? एक अगर गलत हो गया तो डी हो जाएगा। फिफ्थ का क्या हो जाएगा? डी। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 6 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया है ना? ये बिल्कुल राइट है। भारत अपने द्वारा चिन्हित सभी 30 अति आवश्यक खनिज में साधन संपन्न है। 30 में अगर 2 4 5 अगर पूछता है तो आप अनुमान लगा के राइट मार सकते हैं, लेकिन इसको कॉमन सेंस के थ्रू आप इसको एलिमिनेट कीजिए। जहाँ देखिए 2 है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। बी में भी है, आपका डी में भी है, आपका फर्स्ट में भी है। उसके बाद ऑप्शन ऐसे ही राइट सी हो जाता है। लेकिन देखेंगे सी में क्या पूछा जा रहा है। सी में पूछ रहा है कि संसद ने 2023 में खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन पर कर कतिपय अतिआवश्यक खनिजों के लिए खनन पट्टा और संयुक्त लाइसेंस नीलामी है ना, लाइसेंस नीलामी से हेतु केंद्रीय सरकार के अनन्य रूप से सशक्त किया है। बिल्कुल ये राइट होगा, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6 का सी नंबर हो जाएगा। आइए देखते हैं 7th नंबर पे क्या पूछा गया। 7th में पूछा जा रहा है आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट क्या है? स्टेटमेंट फर्स्ट ये है, जहां तक किसी कंपनी में निवेश से प्राप्त प्रतिफलों का संबंध है, आमतौर पर यह माना जाता है कि स्टॉक धारकों की तुलना में बॉन्ड धारकों को अपेक्षाकृत कम जोखिम रहता है। तो क्या ये होगा? 7 का फर्स्ट ये सही होगा। सेकेंड क्या है कि बॉन्ड धारक किसी कंपनी के ऋणदाता होते हैं, जबकि स्टॉक धारक उसके स्वामी होते हैं। बिल्कुल राइट है ये भी। के बाद देखिए थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पूर्ण भुगतान के प्रयोजन के लिए किसी कंपनी द्वारा बॉन्ड धारकों को स्टॉक धारक की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। तो पूछ क्या रहा है कि उपयुक्त कथनों में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो ये तीनों ही स्टेटमेंट इसका क्या है? राइट। तो 7th का क्या होगा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए 8 नंबर पे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक स्तर पर किए गए सभी इक्विटी विकल्प संविदाओं मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट के कारोबार में भारत का अत्यधिक बृहद लार्ज अंश होता है। इस प्रकार भारत सहसा अतिवृद्धि को दर्शाता है। तो 7 का जो एक स्टेटमेंट है बिल्कुल ये राइट है। 2 में क्या कोई पूछ रहा है कि हाल के विगत समय में, ये पिछले समय में भारत का स्टॉक बाजार तेजी से बढ़ा है, यहाँ तक कि उसने एक समय में इसमें हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया है। बिल्कुल ये राइट ऑप्शन है, हांगकांग को भी छोड़ा है। थर्ड ऑप्शन पढ़िए। देखिए थर्ड अगर आप पूछ रहा है कि छोटे निवेशकों को या तो विकल्प व्यापार जोखिम यानी ऑप्शनल ट्रेड जोखिम की चेतावनी देने या इस विषय में अपंजीकृत वित्तीय सलाहकारों पर कार्रवाई करने के लिए कोई नियामक निकाय नहीं है। बिल्कुल है। तो अगर थर्ड को अगर आप ऐसे भी एलिमिनेट कर रहे हैं, देखिए बी भी आपका एलिमिनेट हो जा रहा है, सी भी एलिमिनेट हो जा रहा है और डी भी एलिमिनेट हो जा रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का ए हो जाएगा। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब आइए 9th को देखते हैं। 9th में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चक्रीय फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था जो साइक्लिकल इकोनॉमी होता है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करता है। बिल्कुल ये राइट है ना। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था आगत के रूप में नहीं, आउटपुट के रूप में कच्चे माल के प्रयोग को कम करती है। बिल्कुल ये भी कम करती है ना। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया में अपव्यय को, है ना, अपव्यय को क्या करती है? अपव्यय का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, यहाँ कहीं ना कहीं अपव्यय को कम करती है। थर्ड ऑप्शन इज द उपयुक्त कथनों के संदर्भ में से कौन सा एक सही है? तो ये क्या है? ए इज द राइट आंसर, है ना। 9th का क्या होगा? ए। 18th में देखते हैं क्या पूछा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ आपको देखना कि पूछ क्या रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। फर्स्ट क्या है कि पूंजीगत प्राप्तियां देयता का सृजन करती है, यानी जो कैपिटल रिसिप्ट होता है वो लायबिलिटीज का क्या करता है? क्रिएशन करती है, या सरकारी परिसंपत्तियों में कमी लाती है। तो ये क्या होगा? कहीं ना कहीं ये गलत होगा।
फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसा नहीं करता है। सेकंड क्या कह रहा है, उधार ग्रहण जो डेब्ट है, ग्रहण और विनिवेश का मतलब होता है डिसइन्वेस्टमेंट, पूंजीगत प्राप्तियां हैं। तो ये क्या है, पूंजीगत प्राप्तियां नहीं होती है ना। डिसइन्वेस्टमेंट भी एक तरह से क्या, विनिवेश पूंजीगत प्राप्तियां होती, उधार ग्रहण और विनिवेश। हालांकि डिसइन्वेस्टमेंट को आप नहीं बोल सकते, बोल भी सकते हैं तो उधार ग्रहण को नहीं बोल सकते हैं। तो यह क्या है, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो में क्या होगा, इज द राइट आंसर होगा, है ना। दो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं करेक्ट है। उसके बाद देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कि थर्ड क्या कह रहा है, ऋणों पर ब्याज सरकार की दायित्व लायबिलिटीज को सृजन करता है, वही स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है। थर्ड बी इज द राइट आंसर। आप देखिए अगर एक को एलिमिनेट करते हैं तो ए आपका एलिमिनेट हो जा रहा है ना, सी एलिमिनेट हो जा रहा है, डी एलिमिनेट हो जा रहा है, इज द राइट आंसर बी। तो 10 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए उसके बाद 24 में है, जो कि क्योंकि बुकलेट ए है इसमें, तो क्या पूछा है जा रहा है, वर्ष 2023-22 के दौरान हल्दी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, स्टेटमेंट ये राइट है ना। प्रोड्यूसर भी है, प्रोडक्शन भी करता है और एक्सपोर्टर भी है। भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती है, बिल्कुल ये राइट है। भारत में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्यों में है। तो ये भी 24 का थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर दिया नहीं गया, हालांकि ये डी होगा इसका ऑप्शन, द राइट आंसर। आपको डी अगर मिलेगा तो करेक्ट करना है ना, 24 में डी। तो आइए नेक्स्ट को देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। 35 में देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किसने एक एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के लिए, ना एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के लिए प्रकृति समाधान नेचर सॉल्यूशन वित्त हब, है ना, फाइनेंस हब प्रारंभ किया है। तो एशियाई विकास डेवलपमेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या 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 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का ए, है ना। आइए 43 में देखते हैं क्या है, विद्युत वाहन बैटरियों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। कोबाल्ट, ग्रेफाइट, देखिए कहीं ना कहीं नहीं होगा, ग्रेफाइट नहीं होता है, लिथियम है, निकेल है। और आपको पढ़ना क्या है, उपयुक्त में से कितने सामान्यतः बैटरी के कैथोड बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 43 का सी हो जाएगा, है ना। आइए 57 को देखते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हालांकि इसको मैंने पॉलिटी पर भी सॉल्व किया, लेकिन इकोनॉमिक्स में भी आएगा, आपको देखते हैं। सॉल्व आप कीजिए जितना बार आपको बेहतर होगा। एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो उसकी ओरिएंटेड मिनिस्ट्री है। राष्ट्रीय, देखिए ऑटोमोटिव बोर्ड पूछा है, ऑटोमोटिव बोर्ड अगर पूछा है तो ये भारी हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में आ जाएगा। कायर बोर्ड पूछा है ना, तो ये एमएसएमई में आ जाएगा। राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र, तो इसको ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आ जाएगा। तो उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है, तो ये एक भी सुमेलित नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 57 का क्या हो जाएगा, डी। आइए उसके बाद 61 में क्या पूछा, ये रीजनिंग के तरह से बना के, है ना, बजट से पूछा गया है। मान लीजिए सरकार का राजस्व है, यानी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 80,000 करोड़ है, और राजस्व प्राप्ति रिवेन्यू रिसिप्ट कितना है, 60,000 करोड़ है। सरकारी बजट, गवर्नमेंट का बजट 10,000 करोड़ की उधार ग्रहण और 6,000 करोड़ के ब्याज भुगतान को भी प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। देखिए 80 को यहाँ पे घटाना है तो 20 मिल जाएगा, फिर इसको इससे घटाना है तो कहीं ना कहीं इसके घटाने के बाद जो 20 में 10 घटता है वो 10 फिर मिलता है, फिर उसको घटाने के बाद 6 से फिर 4, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, 1 2 3, है ना, 61 का। आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 65 में आपका है, फिर रीजनिंग फिर बजट से ही पूछा गया है। किसी देश का राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट 50,000 करोड़ है, इसे गैर ऋण सर्जक पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से, है ना, कैपिटल रिसिप्ट के माध्यम से 10,000 करोड़ प्राप्त हो रहे हैं। उस देश की ब्याज लायबिलिटीज, है ना, इंटरेस्ट की जो लायबिलिटीज है वो 15,000 करोड़ है। उसका सकल प्राथमिक घाटा कितना होगा, है ना, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट कितना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, इसमें ये घटेगा।
तो 48,500 करोड़ इज द राइट आंसर। 65 का क्या होगा, ये होगा। अब देखिए 66 में क्या है ऑप्शन। भारत के 15वें वित्त आयोग यानी 15th फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कथन कौन सा सही है, ये पूछा गया है। तो फर्स्ट क्या है 66 में देखते हैं कि इसने राज्यों द्वारा शिक्षा परिणामों में उन्नयन लाने हेतु प्रोत्साहन यानी प्रमोट राशि प्रदान करने के लिए वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक 4800 करोड़ के अनुदान की अनुशंसा की है। ये राइट क्या है, ए इज द राइट आंसर। अब दो देखिए क्या पूछ रहा है। जो सेकंड स्टेटमेंट है कि संघ के करों के निवल आगम का 45% राज्यों के साथ बांटा जाएगा, ये गलत है। 42 है ना, 15th का फाइनेंस कम्बिनेशन एनके सिंह जो था वो 42% की बात करता है। तो ये दो ऑप्शन, अगर दो को आप एलिमिनेट करके देखिए तो ए आपका एलिमिनेट हो गया है ना, देखिए बी भी एलिमिनेट हो रहा है, उसके बाद देखिए डी भी एलिमिनेट हो गया। तो एलिमिनेशन टेक्निक ऐसे ही लगाया जाता है, बस सी इज द राइट आंसर। लेकिन देखेंगे है ना क्या है। थर्ड क्या है कि सभी राज्यों के लिए कृषि सुधारों के क्रियान्वयन हेतु निष्पादन का मतलब होता है परफॉर्मेंस आधारित प्रोत्साहन के रूप में 45,000 करोड़ रखे जाए, बिल्कुल ये राइट है। अब देखिए फोर्थ क्या कह रहा है, इसने राजकोषीय निष्पादन को पुरस्कृत करने हेतु कर प्रयासन टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया को फिर से आरंभ किया है, बिल्कुल ये राइट है। तो 66 का क्या होगा, सी होगा। अब देखिए 67 तक देखते हैं क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या पूछ रहा है कि यह मध्यम आय वाले देशों को ऋण और गारंटी प्रदान करता है, बिल्कुल ये राइट है। ये गरीबी को कम करने में विकासशील देशों की सहायता के लिए अकेले ही कार्य करता नहीं, हमने बताया ये वर्ल्ड बैंक जो है इसकी जुड़वा बहन माना जाता है IBRD को। तो ये दो ऑप्शन को अगर एलिमिनेट करते, देखिए बी एलिमिनेट हो गया, ए एलिमिनेट हो गया आपका है ना, देखिए डी भी एलिमिनेट हो गया, अब बचा क्या सी। तो थर्ड देखते हैं क्या ऑप्शन है। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यूरोप के पुनर्निर्माण सहायता हेतु की गई थी, बिल्कुल ये राइट है, इसी के लिए क्या गया था। आ जाइए 68 में देखते हैं क्या पूछा गया है कि RTGS और NEFT के बारे में इनके कथनों पर विचार कीजिए। RTGS में भुगतान उसी क्षण हो जाता है जबकि NEFT के मामले में भुगतान करने पर पेमेंट को भुगतान करने में कुछ समय लगता है, ये राइट है। RTGS सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि RTGS में ग्राहक से आवक लेन देन के लिए प्रभार लिया जाता है जबकि NEFT में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ये गलत है। RTGS के लिए कतिपय दिनों में प्रचालन के घंटे सीमित है जबकि NEFT में ऐसा नहीं, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। तो क्या पूछ रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो ए इज द राइट आंसर। अब देखिए 69 में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। 69 में आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में भारत के अलावा है ना, भारत के अलावा इंडिया के अलावा ऐसे कितने देश हैं जहां UPI यानी इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक भुगतान स्वीकार किए जाते हैं, यानी भारत के अलावा UPI कहाँ कहाँ पे अलाउ है। तो ये बांग्लादेश में अलाउ नहीं है, नहीं चलता है, याद रखिएगा। और ये UAE फ्रांस में शायद नहीं चलता है। तो क्या संयुक्त अरब अमीरात चलता है ना, जर्मनी सिंगापुर। तो ये बी इज द राइट आंसर है ना। 69 का क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। तो 60 तो इकोनॉमिक्स से कितने सवाल थे 2025 की UPSC प्रीलिम्स को, इसको मैंने सॉल्व किया है। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।